Friends, welcome to second class of chapter number 5 cell as the fundamental unit of life। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और किन किन साइंटिस्ट्स का क्या क्या रोल था इन द डिस्कवरी ऑफ सेल एंड इट्स पार्ट। आज की जो क्लास है उसमें हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और जो भी स्ट्रक्चर सेल के अंदर पाए जाते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनरी कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाए सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल सभी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगस, बैक्टीरिया, सब में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल सभी में प्रेजेंट नहीं होती। ध्यान रखना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट, फंगस एंड इन बैक्टीरिया। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। प्लांट में जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये सारी बातें सेल वॉल के बारे में थी। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, सेल वॉल इज नॉट सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, जबकि सेल वॉल जो है हार्ड एंड रिजिड होती है। सेल वॉल का मेन काम है एक तरह से सेल को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि प्लांट जो है एक तरह से उनमें सेल वॉल उनको क्या करेंगी? प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी से बचाएंगी, चोट वगैरह से बचाएंगी। तो ये काम किसका है? सेल वॉल का है। क्लियर सभी को? तो सबसे पहले हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंस है वो बोर्ड पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस सेल वॉल में इट इज हार्ड एंड रिजिड, ठीक है। यही पॉइंट सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा? इट इज सॉफ्ट एंड रिजिड का उल्टा फ्लेक्सिबल। क्लियर? सेकंड, सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का बना हुआ होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। इट इज नॉट सेमी परमिएबल, ये सेमी परमिएबल नहीं होती, जबकि इसके बारे में हम क्या लिखेंगे? इट इज सेमी परमिएबल। इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, सभी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। और इसमें क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। सेल वॉल इट इज नॉन लिविंग, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। सेल वॉल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और हैं। एक तो है प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ वेजिटेबल्स होती है, जैसे घिया है या पेठा है, ठीक है, उनको हम सब्जी बना के खा लेते हैं। अगर हम उनको ना तोड़ें, ठीक है, उनको ऐसे के ऐसे उनके प्लांट पे लगा रहने दें, ठीक है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो बिल्कुल सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और 3-4 महीने बाद इस तरह की सिचुएशन आएगी कि उसके अंदर जो भी फ्लैश होता है, जो भी अंदर चीजें हैं वो सारी गायब हो जाएंगी। बाहर से देखने में घिया उतना ही बड़ा दिखाई देगा, लंबा चौड़ा, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा सिवाय क्या? सीड्स के, ठीक है। उसके अंदर की सारी चीजें श्रिंक अवे हो गई, श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई। इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। When the cell loses water, then its content move away from the cell wall, and this process is known as plasmolysis, ठीक है। जब सेल अपना वाटर लूज कर देती है तो उसके अंदर के सारे कॉन्टैक्ट चीजें जो हैं वो सेल वॉल से दूर होते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। इस एक बार मैं डायग्राम बना रहा हूं, उससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैं एक सेल का डायग्राम बना रहा हूं, प्लांट सेल है। सेल के सबसे बाहर सेल वॉल, ध्यान रखना, प्लांट में सबसे बाहर की लेयर सेल वॉल, और उसके अंदर जो है ये है
सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके अंदर जो है सेल के डिफरेंट पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस है और जो भी सब चीजें होती हैं। अब यही सेल अगर वाटर लूज कर देगी तो क्या होगा, सेल वॉल जो बाहर की मेम्ब्रेन है, ये वाली सेल वॉल, ये तो रहेगी एज इट इज, लेकिन अंदर की सारी चीजें श्रिंक होती जाएंगी, सिकुड़ती जाएंगी। अब ये सारी चीजें सेल वॉल से दूर हो जाएंगी, ये सब चीज गायब। अब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप साफ देख रहे हो, ये सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन आ गई। अब ये सेल वॉल से श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई, दूर जा रही है। इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच द कंपोनेंट ऑफ सेल श्रिंक अवे फ्रॉम सेल वॉल बाय लूज ऑफ वाटर। वाटर लूज करने पर ही ऐसा होता है। क्लियर सभी को? अब मेरे ख्याल से आपको प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। लास्ट क्लास में हमने हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था। अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उस सेल के अंदर पानी घुसता जाएगा और सेल जो है वो क्या होती जाएगी, स्वेलअप होती जाएगी, फूलती जाएगी, ठीक है। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो फट भी सकती है। जिस तरह एक टायर है, उसके ट्यूब में हम हवा भरते जाएं, एक स्टेज ऐसी आएगी कि हाई प्रेशर की वजह से टायर फट सकता है। सेम यही सेल की केस में भी हो सकता है। अगर किसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो लगातार वाटर अंदर जा जाके वो क्या हो सकता है, वो एक तरह से सेल फट सकती है। लेकिन प्लांट सेल, बैक्टीरिया एंड फंगस, ये तीनों की तीनों सेल्स अगर हम इनको रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो ये कभी भी ब्रस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से वो सेल फट नहीं पाएगी अगर उसको किस में रखा जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल ये है, हम टायर में हवा भरते हैं। एक्चुअल में हम टायर में हवा नहीं भरते, टायर के अंदर एक ट्यूब होती है, उसमें हवा भरते हैं। और ट्यूब की प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाया जाता है, एक टायर लगाया जाता है। टायर हार्ड होता है, ठीक। अगर हम टायर ना लगाएं, ठीक, अपनी साइकिल वगैरह जो है सिर्फ ट्यूब में हवा भरी और ट्यूब पर ही हम साइकिल चला रहे हैं तो वो तो ट्यूब जो है 1 मिनट में फट जाएगी, उसी टाइम फट जाएगी क्योंकि वो सॉफ्ट है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाहर हमने टायर लगा रखा है तो वो उसको ब्रस्ट होने से बचाएगा। सेम यही काम कौन करती है, सेल वॉल। सेल वॉल इज हार्ड एंड रिजिड, इट विल प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, फंगस एंड प्लांट्स टू गेट बर्स्ट when they are kept in hypotonic solution। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, why do plant cell do not get burst when it is kept in hypotonic solution। आंसर में हम क्या लिखेंगे, cell wall is hard, ठीक है, it apply equal amount of pressure on the cell membrane so it would not get burst। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन जो है सेल वॉल से रिलेटेड थे। सेल वॉल के बारे में हमने 3-4 चीजें पढ़ी। एक तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्लाज्मोलाइसिस, और तीसरा व्हाई डू प्लांट सेल और फंगस सेल डू नॉट गेट बर्स्ट व्हेन दे आर केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो पार्ट है सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है न्यूक्लियस। जिस तरह अगर कोई ये कहे कि हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, आप कहोगे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टमक है, फूड को डाइजेस्ट करता है। नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि एक तरह से हार्ट है, हार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है, ठीक है। अगर पर्सन का ब्रेन डेड हो जाएगा तो वो पर्सन डेड माना जाता है। क्लियर? तो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है। इसी तरह से सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस है। अगर सेल की न्यूक्लियस डेड हो गई तो उस सेल को डेड माना जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, क्या काम करती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं और इसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिससे मटेरियल न्यूक्लियस से एक तरह से सेल के और पार्ट्स में और सेल के दूसरे पार्ट से किस में जा सकता है, न्यूक्लियस में जा सकता है, इन पोर्स से। इन पोर्स को न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर बहुत पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। क्या नाम बताया मैंने? क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, बहुत पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमें माइक्रोस्कोप्स के भी दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन जब एक सेल डिवाइड होने वाली होती है तो यही क्रोमेटिन फाइबर थिक हो जाते हैं और तब हम इनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तब इनको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। ये वर्ड शायद आपने सुना हुआ होगा, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमेटिन फाइबर ही चेंज होकर क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम्स। कब? जब एक सेल डिवाइड होने वाली होगी। ठीक है, क्रोमोसोम दो चीज के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एज वेल एज प्रोटीन। एक नया वर्ड हमारे सामने आ गया, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए वर्ड आपने जो कई बार सुना होगा, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा, खासतौर पे क्राइम पेट्रोल वगैरह में। ठीक है, डीएनए चेक करते हैं, कहीं से किसी को बाल मिल जाता है उसका डीएनए मैच करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? डीएनए ये एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है और हर पर्सन का अपना स्पेसिफिक होता है। ठीक है, डीएनए में कुछ जेनेटिक कोड्स होते हैं जिससे मैच करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो है एक तरह से बॉडी पार्ट इस पर्सन का है या दूसरे पर्सन का है। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड प्रोटीन इन दोनों का बना हुआ होता है क्या? क्रोमोसोम्स। एक वर्ड और आया है इसमें, जीन। व्हाट इज जीन? जीन्स नहीं है, ध्यान रखना, पहनने वाली जीन्स कभी सोचो। जीन जो है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक टुकड़े को हम जीन कहते हैं। एंड एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। हर एक कैरेक्टर, हर एक फीचर को कंट्रोल करने वाली जीन है। किसी पर्सन का रंग गोरा है, उसमें गोरा करने वाली जीन है। किसी पर्सन का कलर डार्क है, उसमें डार्क करने वाली जीन है। ठीक है, इसी तरह से चूहा जो है वो डरपोक होता है। अगर चूहे को कमरे में आना है तो कभी सीधा नहीं आएगा हमारे पास, दीवार के साथ से होता हुआ आएगा, क्योंकि उसमें उसको डरपोक बनाने वाली जीन है। लॉयन जो है वो ब्रेव है, बहादुर है। ठीक है, हमेशा जहां पर भी चलेगा बीचों बीच चलेगा। सड़क पे भी अगर आ गया तो साइड में नहीं चलेगा, कीप द लेफ्ट कीप द राइट वाला फॉर्मूला उसको नहीं पता, वो सड़क के बीचों बीच चलेगा। उसमें वो ब्रेव है, उसमें ब्रेव बनाने वाली जीन है। हमारी बॉडी में भी हर एक कैरेक्टर, हर एक फीचर को कंट्रोल करने वाली क्या है? जीन है। ठीक है, जीन की डेफिनेशन, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल ए स्पेसिफिक फीचर और कैरेक्टर। क्लियर सभी को? तो ये सारी चीजें जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएंगे? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के छोटे से क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, एक तरह से जब एक छोटा बच्चा होता है, जब माँ के पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तभी उसके सारे फीचर्स डिसाइड हो जाते हैं। जब ये पैदा होगा तो इसके बालों का रंग क्या होगा, आंखों का रंग क्या होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, हाइट लगभग कितनी होगी, ये सब चीजें जो है उसमें जो जीन प्रेजेंट हैं वो करती हैं। ठीक है, और जीन जो है अब हमें पता चल गया ये एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर सभी को? अब हम यहाँ पर एक सेल का डायग्राम बना रहे हैं। सेल की सबसे बाहर वाली लेयर, सेल वॉल नहीं देंगे यहाँ पे इस केस में, क्योंकि हम एनिमल सेल को भी देख रहे हैं, उसमें सेल वॉल नहीं होती। ये है सेल मेम्ब्रेन, और इसके बीचों बीच न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या कहा था? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन है इसकी, इस तरह से। ये मतलब था दो मेम्ब्रेन का, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन। ये वाली आउटर, ठीक है, दिखी होगी आपको, ये आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली कैसी है? इनर मेम्ब्रेन। और ये लगातार नहीं है, इनके बीच में गैप प्रेजेंट है, ये वाला गैप जो आप देख रहे हो। इन पोर्स को हम न्यूक्लियो पोर्स कहते हैं। मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आ सकता है। ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस हो गई, इसके बाहर जो भी चीजें हैं, जो भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये नाम याद रखना,
क्या कहा है मैंने, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस से मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ सकता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा सकता है थ्रू न्यूक्लियोपोर्स, न्यूक्लियोपोर्स से होकर। क्लियर सभी को। न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इस तरह से बिल्कुल पतले से धागे जैसे। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, दे आर नोन एज क्रोमेटिन फाइबर्स। ये वर्ड याद रखेंगे आप, क्रोमेटिन फाइबर्स। और जब एक सेल डिवाइड होने वाली होती है तो ये क्रोमेटिन फाइबर थिक हो जाते हैं। कब थिक होंगे, व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड, तब हम इनको क्या कहेंगे, इन्हीं क्रोमेटिन फाइबर्स को क्रोमोसोम्स कहेंगे। देन दे आर नोन एज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और इसके अलावा किस चीज के बने होते हैं, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन, दो चीजों के बने होते हैं। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज डीएनए, इट इज द हेरिडिटी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल है, जिससे इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है। और डीएनए के सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो ये सारे के सारे जो है फीचर्स किसके थे, न्यूक्लियस के थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के दो फंक्शन आपको याद रखने हैं। पहला फंक्शन, इट हेल्प इन सेल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक सेल से दूसरी सेल बनना। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, हजारों सेल्स, लाखों सेल्स डेड होती रहती हैं, नई सेल्स बनती रहती हैं, सेल में लगातार रिप्रोडक्शन होती रहती है। रिप्रोडक्शन तब होगी जब न्यूक्लियस डिवाइड होगी, एक न्यूक्लियस से दूसरी न्यूक्लियस बनेगी, उसके बाद ही दूसरी सेल बनेगी। तो इसका फर्स्ट काम है इट हेल्प्स इन क्या, सेल रिप्रोडक्शन। दूसरा, इट हेल्प्स द सेल टू एडजस्ट इटसेल्फ विद द आउटर एनवायरनमेंट। आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेल अपने में चेंजेस लाता है। ये चेंजेस एक्चुअल में कौन लाएगा, न्यूक्लियस लाएगी। न्यूक्लियस ही सेल को बताएगी कि किस चीज को अंदर लाना है, किसको बाहर लाना है। एक तरह से सेल को एडजस्ट करवाएगी टुवर्ड्स आउटर एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल को जो है क्या होना है, स्वेल अप होना है। ये सब चीजें कौन डिसाइड करवाएगी, न्यूक्लियस। इसलिए मैंने कहा था कि न्यूक्लियस जो है वो सेल में ब्रेन की तरह है। इस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन सारे डिसीजन लेता है, उसी तरह से सेल में सारे डिसीजन कौन लेगा, न्यूक्लियस लेगा। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती। आप कहोगे अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो वो सेल तो वैसे ही डेड है। नहीं, वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रिमिटिव मतलब जो पहले पाए जाते थे। हमें पता है अर्थ जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो है तब बनी थी, लगभग 5000 मिलियन साल पहले बनी थी। और अर्थ के ऊपर स्टार्टिंग के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो बड़े सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया से भी सिंपल। उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती थी, ठीक है, सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता था, ठीक है। और ऐसी सेल्स को हम जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब पहले जमाने वाली, ठीक है, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस ना के बराबर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं, न्यूक्लियर रीजन भी एब्सेंट होता है। ऐसी सेल को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। और जो नए जमाने वाली सेल है, ठीक है, जो बाद के ऑर्गेनिजम्स में पाई गई, उनको हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो एक से ज्यादा होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बताया था मैंने, उसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन ध्यान रखना, आज भी कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। करोड़ों सालों से उनके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आया, जैसे वो आज से करोड़ों साल पहले थे वैसा ही उनका स्ट्रक्चर अब भी है,
ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक में एंड यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट एक टॉपिक और है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में डिफरेंस। इसमें ध्यान रखना, सेल के अंदर जो भी कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और साइटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के और जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। मतलब प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें इंक्लूड हो गई, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला सारा का सारा फ्लूइड सब्सटेंस आ गया, जबकि साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस को छोड़ के और सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी फ्लूइड सब्सटेंस है, उसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो अब हम ये स्टडी करेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या वर्ड बताया मैंने? सेल ऑर्गेनेल्स। डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मतलब जिनकी मेम्ब्रेन होती है, ये नहीं कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर पानी है उसको भी हम सेल ऑर्गेनेल कहेंगे, नहीं। सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर जिनकी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेल। और हर एक सेल ऑर्गेनेल के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इसको ऐसे समझ लो कि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसी तरह से सेल के अंदर भी जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल। और जिस तरह हमारी बॉडी में ये ऑर्गन स्टमक, लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन अलग अलग काम करते हैं, उसी तरह से सेल के अंदर भी जो सेल ऑर्गेनेल हैं ये डिफरेंट फंक्शन करती है, ठीक है। तो एक तरह से हम सेल के भी अब अंदर घुस गए, उसके भी छोटे से छोटे पार्ट को हम अब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जो पहला पार्ट हम स्टडी करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ध्यान रखना, नया नाम है आपके लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी जो शेप है वो सैक लाइक, सैक मतलब बैग लाइक, बोरे की तरह, ठीक है, मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं, या वेसिकल लाइक, ट्यूब लाइक हो सकती है, ठीक है, या बैलून लाइक शेप होती है, ठीक है। तो दो तीन तरह की शेप हो सकती है किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में RER लिखेंगे। R मतलब रफ, E मतलब एंडोप्लाज्मिक, R मतलब रेटिकुलम, और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ होता है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन बनाना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड बनाना यानी फैट बनाना, ठीक है। SER स्मूथ जो है उनका ये काम और है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजन इन लीवर सेल्स। हमारे लीवर में ये SER जो है ये चीजों को, पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब पॉइजन के इफेक्ट को कम करते हैं। ध्यान रखना, हमारी बॉडी में लीवर का काम ही यही होता है, पॉइजनेट चीज के इफेक्ट को कम करना। जिस पर्सन का लीवर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी ही ज्यादा पॉइजनस चीजों को खाकर भी हजम कर जाए, ठीक है। आपने देखा होगा, हम किसी पार्टी में, फंक्शन में गए, पनीर खाया हमने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा पनीर की सब्जी खाई, पनीर मान लो ठीक नहीं था, इन्फेक्टेड था, तो वो पर्सन बीमार हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बीमार नहीं होते, उनका लीवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट है? SER, जो भी पॉइजन है उसको क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई, मतलब उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करेगा। तो दो फंक्शन हो गए। SER का पहला फंक्शन क्या बताया मैंने आपको? इसका काम लिपिड बनाना या फैट बनाना है। दूसरा इसका काम है टू डिटॉक्सिफाई द पॉइजन इन लीवर सेल्स, जबकि RER का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। क्लियर सभी को? और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन की बनी होती है,
जो भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो हमने एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ बोर्ड पे देखेंगे। अब ये देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। मैंने बताया था इसकी शेप कैसी होगी, सैक लाइक, सैक मतलब बैग लाइक, या वेसिकल लाइक, ट्यूब लाइक, ठीक है, या बैलून लाइक। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सरफेस के ऊपर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स, जिन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा, टू फॉर्म प्रोटीन। जबकि अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो हम उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसमें राइबोसोम एब्सेंट है और इसका काम क्या बनाना है, लिपिड बनाना या फैट बनाना। साथ ही इसका एक काम और है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाई द पॉइजन, किसके अंदर, इन लीवर सेल्स या इन लीवर। तो ये दो काम किस चीज के हैं, SER के हैं। दोनों के दोनों RER भी एंड SCR दोनों हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। एक क्या बना रहा है, प्रोटीन, एक क्या बना रहा है, लिपिड या फैट। और ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। जो भी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, या जो भी मेम्ब्रेन है हमारी सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन, उनको बनाने के लिए दोनों चीजें जरूरी होती हैं, प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन कौन बना रहा है, RER, फैट कौन बना रहा है, SCR। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में सेल के अंदर घुस गए हम और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं लास्ट क्लास में भी आपको कहा था कि बायोलॉजी के जो भी टॉपिक है आपको साथ के साथ लर्न होने चाहिए। वीडियो चाहे आप एक बार देखो, 2 बार देखो, मैक्सिमम 3 बार देखो, लेकिन 3 बार सुनने के बाद ही आपको सारी चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक एक डेफिनेशन का रट्टा मार रहे हैं। अब आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है। पूरी 9th में आपको सीखना यही है कि पढ़ा कैसे जाता है, बायोलॉजी कैसे पढ़ी जाएगी, फिजिक्स कैसे पढ़ी जाएगी, केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाएगी। तो बायो का मैंने तरीका बता दिया कि आपको सिर्फ सुनकर ही याद रखना है। जिन बच्चों की सुनकर याद करने की हैबिट पड़ जाती है, आगे चलकर वो हमेशा जो है सक्सेसफुल होते हैं। आगे चल के मेडिकल साइंस में है, टीचर लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर देते देते जो है उन्होंने जो बातें बताई, अगर वो 80% चीज़ें याद रख ली तो बच्चों को जो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है वो पढ़ने की जरूरत कम पड़ेगी। तो ये हैबिट आपको अभी से डालनी है, चीज़ों को सुनकर याद रखना है। इसीलिए मैंने कहा वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, ठीक है, या मैक्सिमम 3 बार देखो, उसके बाद आपको चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए। बुक से, गाइड से रट्टा नहीं मारना, ठीक है। ओके, क्लियर। मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस हैबिट को डेवलप करें और फिर मुझे बताएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 बार, 2 बार या 3 बार वीडियो देखने के बाद चीज़ें लर्न हो गई। ओके, थैंक यू।